नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आज बिहार की बात में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली और उससे उपजा विवाद। बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की उस यात्रा का भी जवाब देने के लिए तैयार हो गई है और एक तरीके से एक कहें पॉलिटिकल चक्रव्यूह बनाया जा रहा है किस तरीके से जवाब दिया जाए कांग्रेस और आरजेडी की यात्रा का। इसी को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है। अमित शाह की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं, उसके साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी जा रहे हैं। लेकिन इन सबका असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ेगा और जिस गाली को मुद्दा बनाया गया है, क्या वाकई में वो गाली एक इतना बड़ा मुद्दा है? क्या इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गुनहगार हैं? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस गाली के लिए माफी मांगनी चाहिए, या फिर आरजेडी का और कांग्रेस का जो दावा है कि इस तरीके के बयान इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए हैं और जो गाली दी भी गई है वो कांग्रेस या आरजेडी किसी नेता के द्वारा नहीं दी गई है। पहले आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी ये जो दोनों हैं इन सब के बयान सुन लीजिए कि क्या आरोप इन लोगों ने लगाया। उसके बाद अपने जो गेस्ट हैं उन सब से परिचय कराएंगे और बात शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी कल भावुक हुए, पूरा देश उनके साथ भावुक हुआ, हम सब भी भावुक हुए और उनका दर्द छलक रहा था। जिस तरह उनकी माता जो दुनिया में नहीं है उनके बारे में जिस तरह के अपशब्द बोले गए, गाली बोली गई, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा में ये सब घटना घटी जो बिहार को बदनाम किया इस घटना ने। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ उस गाली को डिफेंड कर रहे हैं, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी की भी मां हो, सबका सम्मान होना चाहिए। सबकी मां पूजनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां इस दुनिया में नहीं है। हम उनके प्रति अगर कोई उनके लिए अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, उसे फांसी पर लटकाना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मां हमारे लिए भी पूजनीय है, लेकिन सियासत में मां को मत घसीटिए लाइए। अब ये फेक प्रोपगंडा जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है, भाई जब कांग्रेस और आरजेडी का वो है ही नहीं, अब वो मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, तो फिर और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये भावनाओं को भड़का करके वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब दूसरे की मां को गालियां दी जाती है, जब श्री राहुल गांधी जी की मां को कांग्रेस की विधवा और क्या क्या नहीं कहा गया, श्री तेजस्वी यादव जी के मां पिता को गालियां दी जाती है, उस समय नैतिकता और मर्यादा भूल जाती है भाजपा। मंत्री जी कोई गाली वाली किसी को थोड़ी दी है। अब उन्होंने मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बात कही है तो वो तो एक कहावत के रूप में कहा है और एक मुहावरा कहा है। ये तो मां लगा के गाली दिया गया ना मंच से। तो जदयू बोल रही है, जो लास्ट में बयान अशोक चौधरी का आपने सुना कि ठीक है, जो बीजेपी के पुराने बाइट्स या क्लिप्स निकाले जा रहे हैं या ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने भी कई बार गालियां दी हैं, वो गालियां नहीं है, दरअसल वो मुहावरे हैं। और अभी जो पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए वो डायरेक्ट मां को संबोधित किया गया, मां की गाली दी गई। और इस पर आपने ये भी सुना कि आरजेडी क्या बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। तो इन आरोपों पर बात करने के लिए हमारे पास साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर में बिहार की पॉलिटिक्स में ये बड़ा मुद्दा क्यों है। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो अनामिका पासवान जी हैं बीजेपी से, नदीम अख्तर अंसारी जी हैं कांग्रेस से हैं, और इसके साथ ही राम बंधु वत्स जी हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं बीजेपी के पास चलूंगा, अनामिका पासवान जी के पास चलूंगा। अनामिका जी, क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? क्या ये माना जाए कि जो विपक्ष कह रहा है, जो राजनीतिक चर्चे हैं
कि एक जो गाली की बात आई और जिस पर यह कहा भी जा रहा है, जो ये लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसी आरजेडी के नेता ने या कांग्रेस के नेता ने गाली नहीं दी, वो गाली मंच के पास से किसी ने दी जिसको सरकार ने उठाया। आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, उस पर एक्शन ले, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाना सही है? देखिए, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अभी भी मैं आप ही के चैनल पे मिथिलेश तिवारी जी को सुन रही थी। उन्होंने अभी बोला कि उस मंच पर तेजस्वी जी और राहुल जी गए ही नहीं। ये कितना बड़ा झूठ का पुलिंदा है। हम सभी जान रहे हैं कि वह मंच दरभंगा में सजाया गया था कांग्रेस और आरजेडी के युवराज के लिए, और दोनों युवराज उस मंच पर मौजूद थे। और उस मंच पर पप्पू यादव जैसे लोग नहीं चढ़ सकते हैं जो सांसद हैं, और उस मंच पर उन्हीं के कार्यकर्ता चढ़ सकते हैं ना। हमारे तो चढ़ नहीं सकते, और कोई आम आदमी तो चढ़ नहीं सकता। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को, दिवंगत माता जी को मोदी जी के नाम के साथ अटैच करके गाली दी गई और माइक से गाली दी गई, उसके बाद उस गाली को मंच के नीचे के कार्यकर्ता जो आरजेडी और कांग्रेस का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस गाली को दोहराया है नारे की तरह। और ये लोग कह रहे हैं हमारे लोग नहीं है। भाई, ये तो बेहद ही शर्मनाक है ना कि ये बिहार की पावन धरती है, ये संस्कृति और सभ्यता की पहचान देने वाली धरती है, और आरजेडी कांग्रेस ने तो हमेशा ही बिहार की धरती को ठीक है, अपमानित करने का काम किया है। ये लोग अगर गलती करते भी हैं तो मानते नहीं है। अगर इनके कार्यकर्ता ने गाली दी तो इन्हें कहना चाहिए था कि यह निंदनीय है। एक भी ट्वीट आया है क्या राहुल गांधी जी की ओर से और तेजस्वी यादव जी की ओर से, जो हमेशा ट्वीट करते रहते हैं? आप लोग बिहार बंद आप लोगों ने बुलाया है, आप लोगों ने बिहार बंद बुलाया है। बिहार बंद आपकी सरकार है, अपने सरकार के खिलाफ बिहार बंद, ये तो हम अपने सरकार के खिलाफ बिहार बंद नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में ये इतिहास में पहली बार हुआ है ना कि इस तरह की भद्दी गाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, भारत की मां को गाली दी गई है मंच से। और हम सरकार का विरोध कर नहीं रहे हैं। बिहार बंद हमने इसलिए बुलाया है कि मातृशक्ति इतिहास में पहली बार 4 सितंबर को बिहार की सड़कों पर उतरेंगी और वो बताएंगी कि हम मां का अपमान नहीं सहेंगे, और जिन लोगों ने मां का अपमान किया है उन्हें माफी भी मांगनी होगी, और हम चाहते हैं कि उन पर मुकदमा भी चले और उनकी गिरफ्तारी भी हो। इसलिए हो ताकि किसी भी महिला का अपमान खुले मंच से ना हो, नहीं तो हम जैसी महिलाओं को, हम जैसी माओं को राजनीति छोड़कर घर में बैठ जाना होगा। ये आरजेडी का संस्कृति है, इनका चरित्र है, ये गालीबाज है। ये कोई भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, अगर किसी प्रधानमंत्री को वो सम्मानित पद पे है और विरोधी दल के नेता जो कम उम्र के हैं, उनके पुत्र के उम्र के हैं, और वो तूत तड़ाक करके बात करते हैं, तो ये कितना शर्मनाक है। आप देख लीजिए ना, कोई भी सम्मानित जिस चेयर पे होते हैं उस चेयर का सम्मान होता है, और इनके पास तो किसी पद का सम्मान नहीं, माँ का सम्मान नहीं, बहू बेटी का सम्मान नहीं। चलिए नदीम जी के पास चलते हैं, नदीम जी के पास चलते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, लौट के आते हैं आपके पास। नदीम जी, आपने गाली वाला वीडियो देखा ही होगा, गाली वाला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये बात सही है कि जब अनामिका पासवान आरोप लगाती हैं कि पप्पू यादव को आपके मंच पर चढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, कैसे सबने देखा कि दोबारा फिर से एक वीडियो आता है जिसमें पप्पू यादव मंच पर जाने के लिए लड़ते हैं, फिर जाके कुर्सी पर बैठते हैं मुंह लटका के, वो सीन बाकायदा आता है पप्पू यादव का।
और भी तमाम चीजें हैं जो कि किसी भी इतने हाई प्रोफाइल प्रोग्राम में कैसे एक कोई कार्यकर्ता आपके स्टेज पे जाता है, माइक पर बाकायदा वो गाली का आवाज आया है और आप लोग आसानी से कह के निकल जाते हैं कि ये तो बीजेपी के भेजे हुए कार्यकर्ता हैं। आप कैसे वहां पे किसी को चढ़ने दे सकते हैं? देखिए, जहां तक गाली की बात है, किसी भी सभ्य संस्कृति में, किसी भी सभ्य लोगों के बीच गाली की कोई जगह नहीं होती और राजनीति में और भी जगह नहीं होती। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूं कि ऐसे प्रचलन, ऐसे चीजों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ से हुआ था। क्या अनामिका जी जो अभी बैठी हैं ये बोल रही हैं, वो भूल गई कि प्रधानमंत्री होते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा था? विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब क्या सभ्य की भाषा है? जैसा आप फसल बोएंगे वैसा आपको काटना होगा। और रहा सवाल कि उस मंच नदीम जी जरा उस गाली को भी दोहरा दीजिए ना, कि उस गाली को भी दोहरा दीजिए जो मंच से दिया गया। जब आप इन चीजों को दोहरा रहे हैं तो उस गाली को भी दोहराइए। कई नेताओं के साथ है, इसलिए उस व्यक्ति कोई मेरा कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस से नहीं है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है। अगर मान लीजिए कि आपकी कुछ बात के कुछ देर के लिए मैं मान भी लूं, तो आप पहले एक बार तय कर लीजिए, सभी प्रवक्ता जितने भी हैं महागठबंधन के, वो बैठ के तय कर लीजिए कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे या वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अगर वो भाजपा के कार्यकर्ता थे तो आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? वही क्लियर हो चुका है पुलिस की जांच में कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। ये जांच में आ गया है, ना ही वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आप गलत बातों को चैनल पर रखते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। में कोई दम नहीं है। ठीक है, नदीम जी इस तरह की नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, आपके ही भाजपा के कांग्रेस पार्टी का कल्चर तो यही है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मुंह तड़ाक से बात करते हैं। भाजपा के शुक्ला जी ने क्या कहा था, मैं दोहराऊं क्या? टीवी डिबेट में हमारे प्रवक्ता को कहा था, मैं दोहराऊं, उस वक्त आपके प्रधानमंत्री क्या बोले? इस पर बात कर रही हूं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को अपमानित किया है, गाली देती है, आप लोग गाली देते हैं। आप इस चीज से नहीं बच सकते। वो व्यक्ति आप ही के पार्टी का था, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपके प्रवक्ता थे और हमारे प्रवक्ता को भले खुले डिबेट में उन्होंने गाली दिया था, दोहराया नहीं जा सकता। उस वक्त आप लोगों से माफी मांगी, आपके पार्टी ने माफी मांगा। चलिए ठीक है अनामिका जी, कार्यकर्ता हमारा नहीं था, वो आपका कार्यकर्ता था। आपने उसको प्लांटेड तरीके से वहां भेजा था। क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? क्यों बताइए? शुक्ला जी ने गाली नहीं दिया था। पुलिस की जांच में क्लियर हो चुका है। नदीम जी एक मिनट मैं एक करके बोलेंगे, एक करके बात करेंगे। अनामिका जी बस 1-2 मिनट। अनामिका जी बाजी की है, आप गलत बोल रहे हैं। वीडियो को फिर से देखिए, आप फिर से देखिए। अनामिका जी ठीक है, नदीम जी को थोड़ा बोलने देते हैं। नदीम जी आवाज पहुंच पा रही? नदीम जी शायद नदीम जी की आवाज भी कट गई है। राम बंधु जी के पास चलेंगे, फिर हम आएंगे आप लोगों के पास। राम बंधु जी, अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है गृहमंत्री ने, और बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पे भी बात होगी, जो जिस तरीके से चिराग पासवान बड़ी डिमांड कर रहे हैं और क्या चीजें होंगी। लेकिन इसके साथ ही एक बात यह चल रही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, राहुल गांधी की जिस तरीके से एक दिखा कि किस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने फिर से खड़ा करते हुए वो दिखे, भीड़ दिखी और जो प्रयास दिखा वो सबके सामने है। इसके जवाब में बीजेपी कुछ नया प्लान कर रही है, जिसके लिए अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। क्या आप ये मानते हैं कि गाली का मुद्दा और बिहार बंद जो करने वाली है, ये चीजें राहुल गांधी के उस यात्रा पर एक तरीके से पानी फेरने का काम करेगी या उस पर हावी होगी? इसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है? जी निश्चित तौर पे बीजेपी इस दिशा में बढ़ रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी 16 दिनों में जो वोटर अधिकार यात्रा की, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। 23 जिलों में गए, 1300 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की और लगभग 66 विधानसभा क्षेत्रों में वो घूम करके जितनी भीड़ जुटाए हैं, अब उन सबों का जवाब प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दिया गया, इस मुद्दे को बीजेपी अच्छे तरीके से भुनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि वो बिहार बंद की अब तैयारी करेगी। यानी वोटर
अधिकार यात्रा बनाम गाली का जो मुद्दा है वो बिहार की अब राजनीति में दिखेगा और बीजेपी बखूबी इस मुद्दे को भुनाएगी। और अगर आप देखें तो वास्तव में एक निंदनीय कार्य है। जो भी अभी तक सोनिया गांधी या बीजेपी की ओर से जिस तरह की आपत्ति की बात कही जा रही है कि बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी पे या किसी अन्य नेताओं के ऊपर जो किया है वो सारे बयानबाजी थे, वो गलत हो सकते हैं, आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन वो अश्लील गाली नहीं है। उनकी बातें जो बीजेपी के लोगों ने जो भी सोनिया गांधी के प्रति बोला वो बातें हम मीडिया में बोल सकते हैं, सार्वजनिक तौर पे बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की मां को जो कहा गया वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो अश्लील गाली और आपत्तिजनक टिप्पणी, इन दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। और दूसरी बात यह है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है उसको कांग्रेस पार्टी अपने यात्राओं के दौरान किसी समाज से उसको जोड़ नहीं पाए। जैसे वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान बचाओ यात्रा को आरक्षण से जोड़े और आरक्षण से फिर उसको जातिगत समीकरण उसको जोड़ दिया, वो फ्लेवर इस यात्रा में नहीं आ पाया। लगता है कि एक मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, वैसे ही एक एसआईआर भी एक मुद्दा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मां को जो गाली दिया गया, बीजेपी इसको जोड़ेगी कि अति पिछड़ी जाति के माओं को ये अपमानित किया गया, ये तमाम महिलाओं को अपमानित किया गया, गाली दिया गया। तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी अच्छे तरीके से भुनाएगी और आने वाले कुछ दिनों तक, या फिर यूं कहें कि पूरे चुनाव तक, यानी कि रैलियों तक भी बीजेपी इस मुद्दे को बखूबी भुनाएगी भी। और इसको लेकर के एक मैसेज है भी, समाज में एक मैसेज है, इसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता। क्या रामबंधु जी, क्या लगता है कि महिला वोट बैंक जो बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का एक प्रॉपर एक वोट बैंक है जिसपे उनका इम्पैक्ट दिखता है और अभी कुछ हाल में घोषणाएं भी उन्होंने किया, इन सब चीजों का कितना असर पड़ सकता है? क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं यात्रा से ज्यादा बीजेपी इन सब चीजों को पे फायदा, जो कि आप बता भी रहे हैं कि टारगेटेड है? जी बिल्कुल होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि अति पिछड़े समाजों पर इसका फर्क पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए ना कि मोदी जी आए भी, अपनी माँ के बारे में बोले भी, अब अगले चुनाव प्रचार में आएंगे, फिर वो अपनी जाति भी बताएंगे कि मैं अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं, तो फिर इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? और इस तरह की टिप्पणी करके पहले भी विपक्षी पार्टी संकट में पड़ चुकी है। वो प्रधानमंत्री पे आपत्तिजनक टिप्पणी इस तरीके से की थी और उसको एक जातिगत रंग दिया गया और उसका प्रभाव पड़ा भी है। तो ये होगा भी। दूसरी बात यह है कि ठीक है, मंच पे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव थे, नहीं थे, या गाली देने वाला शख्स है वो कांग्रेस या राजद का कार्यकर्ता था या नहीं था, लेकिन वो मंच तो उन्हीं का था और सारी जिम्मेदारी संचालक का होता है। और क्या जाता है वो, चलिए मान भी लिया जाए कि बीजेपी के द्वारा भेजा गया था, तो उसकी भी आलोचना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के द्वारा क्यों नहीं किया गया? मतलब कि अगर किसी भी महिला को, किसी नेता की मां को या किसी भी महिला को अश्लील गाली दी जाती है, तो क्या वो उस लायक नहीं कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी उसकी निंदा करें? अगर ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी का प्लांटेड कार्यकर्ता था तो भी, तो ये एक मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये चीजें फिसल रही है आरजेडी और कांग्रेस के हाथों से। उनको भी, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को आलोचना करनी चाहिए थी, तो वो आलोचना नहीं कर पाए हैं। तो ये मुद्दा रहेगा। ये मुझे लगता है कि ये, हाँ, नदीम जी कट गए। नदीम जी, अब आवाज आ रही है आप तक? आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जो भी है, अभी नेटवर्क आपका वीक था, क्यों नहीं माफी मांग लेते हैं? क्या आपको लगता है कि माफी नहीं मांगनी चाहिए, या आपको लगता है कि आप लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबको सब कुछ साफ समझ में आ रहा है। ये प्लांटेड तरीके से ये सारे गालियों को वहां लगाया गया, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू किया था, उसका जवाब भाजपा, चुनाव आयोग और इनके एनडीए गठबंधन के किसी नेताओं के पास नहीं है। अभी हमारे पर आपके भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि गाली कोई गाली नहीं होती। बीजेपी के जो प्रवक्ता जो थे, हमारे प्रवक्ता को मंच एक डिबेट में जो गाली उन्होंने दी थी, क्या मैं उस गाली को दोहराऊं? उसे भी वो गाली नहीं मानते हैं क्या? उसे भी अपशब्द नहीं मानते हैं क्या? यानी आपको दिया गया कोई बात कहा गया वो कोई बात नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे तरफ से कोई ऐसी बात होती, वैसे हम बार बार ये कहते हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, वो भाजपा का कार्यकर्ता था। उसके अनेकों फोटो सोशल मीडिया पे आज वायरल है। फिर भी अगर ये प्रचलन मोदी जी पहले से शुरू किए होते कि अभद्र की
अभद्र बात नहीं किए होते, एक संस्कार होता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो पहले से चीजें चली आई, जो बयान दिए गए, उसके जवाब में ये माँ की गाली गलत नहीं है। ऊपर किसने क्या कहा था? बीजेपी के किसी भी नेता ने उसके ऊपर कोई खेद व्यक्त किया था, कोई ट्वीट किया था, कोई माफी मांगी थी? बड़े मंच पे एक डिबेट हो रही थी, लाइव डिबेट में उन्होंने कहा था कि तेरी माँ फलाना है। तो उसके ऊपर आप बताइए कि इनके पास है कोई जवाब? ये कार्यकर्ता एक संदेह के घेरे में। अनामिका जी, ठीक है, अनामिका जी के पास चलते हैं। अनामिका जी, उसने खुद के कहा था और एक डिबेट में कहा था। अनामिका जी के पास चलते हैं कि जो गाली इन्होंने कहा कि हमारे प्रवक्ता को बड़ी डिबेट में गाली दी गई और की कमी है। ठीक है नदीम जी, देखिए, आप माँ की गाली अगर कोई भी देते हैं तो वो गलत है, लेकिन जिस डिबेट की ये बात कर रहे हैं तो इनके प्रवक्ता भी बहुत गलत बोल रहे थे और दोनों लड़ रहे थे और दोनों गाली दे रहे थे, तो दोनों गलत है। जो भी माँ को गाली देंगे वो गलत है हमारी नजरों में। और मैं इसे गलत बोल रही हूँ। क्या नदीम जी या नदीम जी के नेता बोल सकते हैं कि ये गलत है? क्यों नहीं आप उस वक्त ट्वीट किए? क्यों नहीं आप अपने नेता को बोल सकते हैं कि बोल दीजिए कि वो गलत हुआ मंच पर? आपने जो परंपरा सेट किया है अरे उसी परंपरा को आपको काटना पड़ेगा। आपके यहाँ आपके नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा का कोई जगह नहीं है। आपको पता है हमारे गृह मंत्री बेवकूफ बना रहे हैं आप, दिलवा दिया गया था। बना रहे हैं नदीम जी। संस्कार नहीं मिलते हैं, आप लोग संस्कारी हैं। आप लोग इस तरीके से भाषा यूज करते हैं। अपने ऊपर चिंतन कीजिए, आप अपने संस्कार को देखिए, अपने चरित्र को देखिए, दूसरे को गाली को बर्दाश्त कर रहे हैं, सुनकर मजे ले रहे हैं। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? किसने कहा ठीक था? है, आप बोल रहे हैं ना, ये तो सोनिया गांधी जी राजनीति में है ना नदीम जी। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां राजनीति में है? ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल अगर वो कहते हैं फिर गाली किस बात को पड़ी? और उन्होंने ही अपने माँ को नोटबंदी के टाइम में लाइन लगाया था। वो अपनी माँ को मिलने जाते थे, सैकड़ों कैमरे लेके जाते हैं। चलिए ठीक है नदीम जी और अनामिका जी, इसलिए आप दूसरे को ज्ञान देने से पहले अपने ज्ञान वर्धक कर लीजिए कि आपके पार्टी प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली दी गई है, क्या आप उसको दोहरा सकते हैं? देश के गद्दारों को गोली मारे, फलाना को वो कौन बोलता है? इसके ऊपर प्रधानमंत्री कुछ बोले थे? कितनी निर्लज्जता दिखाएंगे आप लोग? उनको उसका चुनावी लाभ लेना था। ठीक है अनामिका जी, नदीम जी, अनामिका जी नदीम जी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और शुरू करते हैं। इतना नीचे गिरा दिया है अनामिका जी, हर महिला शर्मसार हो जाए। आपने गिरा के रखा है, आपने गिरा के रखा। 2014 के पहले ऐसा कोई परंपरा नहीं था, ऐसी कोई परंपरा। अनामिका जी, यह आरोप है कि बीजेपी वालों ने परंपरा खराब किया है। ये परंपरा मतलब अच्छा ठीक है, आज बुरा लगा, अपने ऊपर आया डायरेक्ट। मेरा सवाल ले लीजिए। और आरजेडी के लोग ठीक है, बुरा लगा, मैं भी उसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ जो व्यक्ति ने ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जब बोला है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, सरकारों को कहिए कि जांच करके सजा दें और वही सजा अपने प्रवक्ता को भी दिलाइए। तुम्हारी माँ फलाना है, आपको आज माँ बनी याद आ रही है? ये लोग मजदूर लेवल के लोग हैं। क्या हम मजदूर हैं? क्या हम शौचालय साफ करने वाले हैं? बताइए ना। पढ़े लिखे लोग फलाना है, सब किस लेवल के लोग हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मजदूर लेवल का लोग है। लेकिन आपका एक प्रवक्ता, आपका भाजपा का प्रवक्ता कहता है तेरी माँ फलाना है, दूसरे प्रवक्ता को कहता है। देखिए, मैं उन्हें बोल रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन आप बोल दीजिए कि आपके नेता चुप रहते हैं। क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों नहीं बोल रहे? मैं बोल रही हूँ कि गलत है। कोई भी प्रवक्ता अगर माँ को गाली देता है तो वो गलत है। आपको काटना पड़ेगा। अगर आप भी सही तरीके से आज आए होते तो कोई भी इस गाली को समर्थन नहीं करता है, मैं भी नहीं करता। चलिए हम अगले गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं। चलिए ठीक है, संतोष कुमार जी जुड़ गए हैं। बस 2 मिनट उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप लोगों का ये तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। संतोष जी, आपका स्वागत है बिहार की बात में। सर, ये आरोप नहीं है, ये
इतिहास में जो कहा गया है इनके द्वारा, नहीं सर, उसी ये को नदीम जी हो चाहे अनामिका जी हो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप उनको बोल रहे हैं कि आपने इतना गाली दिया था, हमने इतना दिया। वो कह रहे हैं कि आपने जो दिया वो गाली यहां पढ़ के सुना दीजिए। उनका गाली तो कम से कम पढ़ भी ले रहे हैं। या आप बोल रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता को किसी ने, दूसरे प्रवक्ता ने मां की गाली दी और उन्होंने माफी नहीं मांगा। तो गाली गलौज तो कल्चर नहीं है, ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि एक आगे आके किसी को इस बात की किसी को एक शुरुआत करनी चाहिए इस कल्चर को खत्म करने की। कि नदीम जी, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी ये बात कहते हैं या आरजेडी भी कहती है या भाजपा भी कहती है, किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि भाई ये सब बंद करो, पर्सनल अटैक्स बंद करो, साफ पॉलिटिक्स करो। और मुझे लगता है कि अगर आपके मंच से ही गाली दी गई, आपके माइक का उपयोग करके किसी ने गाली दी, तो आप पहले या तो ये तय कर लीजिए कि मानसिक विक्षिप्त था या कि बीजेपी का एजेंट था। अगर बीजेपी का एजेंट था तो आप ये कहिए कि बीजेपी का एजेंट था, भी फिर भी गलती हुई और बीजेपी वाले पकड़े और एक्शन ले। मानसिक विक्षिप्त है तो आप अपनी गलती स्वीकार करिए कि हमने माइक दिया, ये हमारी गलती है, हमारे स्टेज का उपयोग कोई कैसे कर सकता है। और आगे तो कहना पड़ेगा ना, साथ उसकी तस्वीर है, वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं वो गिरफ्तार हुआ है सर, तस्वीर की क्या बात है, वो तो गिरफ्तार भी हुआ है। और ये लोग बोल रहे हैं कि क्यों नदीम जी आप मैं भी दोहरा मांग रहे करता हूं कि इसको सजा होना चाहिए। ठीक है, संतोष जी के पास चलेंगे, संतोष जी के पास चलेंगे। एक नजीर बने, एक एग्जाम्पल सेट हो। ठीक है, आगे से एक नजीर मिले, उनको सजा मिलनी चाहिए और राहुल गांधी को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मुझे लगता है। संतोष जी, अमित शाह ने बैठक बुलाई है दिल्ली में, राहुल गांधी की यात्रा हुई, राहुल गांधी के जस्ट यात्रा के बाद ये सारी चीजें चल रही हैं। उसके साथ ही जो विपक्ष का आरोप है वो ये आरोप ये है कि आप पहले तो आप लोगों ने बहुत सारे इस तरीके कमेंट्स किए और बहुत सारी ऐसी बातें कही कि जिससे पर्सनल अटैक हुआ सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी का नाम खराब किया गया। अब सबको पता है कि किस तरीके से अखबारों में अभी परसों कल आया है अश्विनी चौबे का एक बयान जिसमें वो राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं, बाइट में बोल रहे हैं, मैंने सुना है। तो अश्विनी चौबे इस तरीके के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, या तो ये जो जदयू के लोग कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो तंज कसते हैं, ये तंज है, लेकिन मां की गाली। तो क्या लगता है कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए सामाजिक जो उसमें है, और इन सब का कितना असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में, या लोगों तक ये अपील कितनी पहुंच पाएगी? किसका अपील भारी है, बीजेपी का या इनका? कोई भी व्यक्ति अगर किसी को गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, संसदीय भाषा का प्रयोग करता है, तो वो निंदनीय है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे गिरफ्तारी हुई तो सजा भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये संवैधानिक पद है और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और मंच से कोई भी अगर गाली देता है कोई भी, तो पार्टी को ही एफआईआर करवाना चाहिए, जो भी गाली दिया है। कांग्रेस पार्टी के मन से था, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी वगैरह हट गए, चले गए वहां से, उसके बाद अगर कोई गाली दिया है तो उस पर तो कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। कोई भी सब, किसी की भी, सबकी मां बहन है। लेकिन ये हाल के दिनों में ये परंपरा चल गई है, मतलब गाली देना, अपशब्द कहना, मीडिया में एक अपनी पहचान बनाने के लिए, पार्टी में अपनी पहचान बनाने के लिए लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे सभी पार्टियों को सख्ती से होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का कोई अगर कार्य करता है, आम लोग कर रहे हैं तो उसको बात ही अलग है, आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आम लोग तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को राह चलते गाली देते ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी दे रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति, किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे भाजपा से हो या जनता दल यू से हो, राष्ट्रीय जनता दल से हो, कांग्रेस से हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब बड़े नेता ही ऐसी बात करने लगे तो गाली की बात आप मान लीजिए, आज प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में कुछ ऐसे शब्द कहे जिसको बुरी लगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बात कही थी, नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाया था प्रधानमंत्री जी ने भी, उस समय भी काफी चर्चा हुई थी इस पर। तो डीएनए पर सवाल उठाना वो भी तो एक प्रकार से माँ की ही गाली हुई ना। अब वो कहा कि शुद्ध भाषा में कहिए और ठेठ माँ की गाली कहिए। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री जी को भी अपनी एक मर्यादा रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी रखनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल, सभी पार्टियों को रखनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, राहुल गांधी को भी रखनी चाहिए, सबको। तो इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए, मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के बातों का असर ना हो।
मतलब ऊपर से अगर होगा तो नीचे के लोग भी वही बात करेंगे। आज देख रहे हैं कि डिबेट में अब गाली गलौज होने लगा है, डिबेट में बैठते हैं, पहले ये बातें नहीं होती थी। सोशल मीडिया पर गाली गलौज हो रहा है, राजद प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा समर्थकों में इस तरह से गाली गलौज हो रही है। तो इस पर बैन होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कि कोई भी सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक जगह पर अगर गाली गलौज करते हैं, जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट धूम्रपान के लिए कानून बना हुआ है, तो गाली गलौज के लिए भी एक कानून बनना चाहिए जिस पर की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ताकि समाज में एक संदेश जाए, कि बेहतर संदेश जाए कि भाई अगर गाली दोगे, आप चले जाइए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, वहां कोई मतलब जीरो क्राइम है, मतलब कोई गाली किसी को नहीं दे सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो वहां जाकर के सीखने की जरूरत है कि वहां का कानून कितना अच्छा है कि मतलब एक अफसर कोई ऊंची आवाज में भी नहीं बात करता है। वही हमारे इंडिया में ले लीजिए, सब लोग, क्या प्रधानमंत्री और क्या आम लोग, सब लोगों की वही स्थिति हो गई है। कोई संसदीय भाषा में गाली देते हैं तो कोई असंसदीय भाषा में गाली देते हैं, सब लोगों की वही स्थिति है। ठीक है तो इस पर काम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। जिस प्रकार से अभी कानून बना कि भाई 1 महीने के लिए जेल जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी जेल से छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी, मुख्यमंत्री को भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, कोई भी अगर अपशब्द का प्रयोग करता है किसी के भी प्रति, आम आदमी की, प्रधानमंत्री की माँ हो या आम आदमी की माँ हो, किसी के प्रति भी कोई अगर अपशब्द करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून बनना चाहिए। ठीक सर, ठीक। और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक अमित शाह की बात है कि अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है दिल्ली में, तो वो बैठक बुलाई है कि बैठक बुलाई है वो पार्टी के, मुझे लगता है कि गठबंधन को लेकर, सीटों के बंटवारा को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है, 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब चुनावी मोड में पूरा बिहार आ चुका है और उसी की रणनीति को लेकर के अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है, सभी नेताओं को बुलाया है। और बैठक में मुझे लगता है कि सीटों को लेकर के, गठबंधन धर्म में सीटों को लेकर के, लोजपा का है, जनता दल यू का है, भाजपा का है, मांझी जी का है, उपेंद्र कुशवाहा जी का है, तो सीटों को तालमेल को लेकर के लगभग सहमति हो गई है। लेकिन चिराग पासवान को थोड़ी आपत्ति है, 20 सीट को लेकर के वो 30 चाहते हैं, उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा की, तो उसी तालमेल को लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा सीट किसको दिया जाए, मुकेश सहनी को भी गठबंधन में लाने की बात हो रही है। तो इन मुद्दों पर अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जी को जो गाली दी गई है उसको बिहार में राजनीतिक रूप से किस रूप में फायदा उठाया जाए, इस मुद्दे को कितना उछाला जाए, इसको लेकर के आंदोलन किया जाए, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली दी गई है उसको मुद्दा बनाया जाए, लोगों के बीच एक मैसेज दिया जाए, उसे वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा। इसी बात को लेकर के अमित शाह जी ने बैठक बुलाई है और बैठक में अब देखना है कि क्या होता है बैठक में। लेकिन जो भी हो, एक मर्यादा होनी चाहिए संसदीय लोकतंत्र में, आम आदमी हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबके लिए एक मर्यादा होनी चाहिए। अब असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए और सख्त कार्रवाई। क्या लगता है सर, संतोष सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है और जो प्लानिंग चल रही है बीजेपी की, और ये कहा जाए कि राहुल गांधी की यात्रा और इतनी भीड़, सबने देखा कि वो प्रभाव दिख रहा था किस तरीके से यात्रा है। अभी रामबंधु वत्स जी ने ये बात भी कही कि राहुल गांधी ने जो यात्रा किया वो टारगेटेड नहीं हो पाया, वो किसी वर्ग को अपील नहीं हो पाया, एक यात्रा थी जो किसी मुद्दे पे थी, होके चली गई। क्या लगता है आपको उस यात्रा पे बीजेपी का, एनडीए का जो करंट मुद्दा है, जिस मुद्दे पर बिहार बंद बुलाया जा रहा है या आगे लड़ने वाली है, महिलाओं का जो मुद्दा है, ये ज्यादा अपीलिंग है और इसका फायदा एनडीए को ज्यादा मिलेगा उस यात्रा को के तुलना में, राहुल गांधी की यात्रा की तुलना में? यात्रा, राहुल गांधी ने वोट के अधिकार की यात्रा निकाली, उस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिली है बिहार में, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। यात्रा से आम लोग, जैसे कांग्रेस समर्थक हैं, आरजेडी समर्थक है, वो लोग जुड़े। जो बिहार में वोट बैंक का समीकरण है, एनडीए का वोट बैंक अलग है, इंडिया गठबंधन का वोट बैंक अलग है। 10% फ्लोटेड वोट रहता है जो कि काम के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, कैंडिडेट के नाम पर वोट देते हैं, वही 10% वोट। और 10% वोट एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ निश्चित तौर पर है। लेकिन गठबंधन इतना मजबूत है एनडीए का कि उसे पछाड़ पाना मुश्किल दिख रहा है। एनडीए का गठबंधन आज नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जनता दल, ये भाजपा का वोट बैंक है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, उपेंद्र जी हैं, फिर जीतन राम मांझी जी का वोट बैंक है। तो गठबंधन बहुत ही मजबूत है।
है और भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के सामने गठबंधन एनडीए भारी पड़ रहा है। हाँ, प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट दे रहे हैं, प्रशांत किशोर फैक्टर एक काम कर रहा है। प्रशांत किशोर अगर वोट किसका काटते हैं वो डिपेंड करता है। लड़ाई अभी बराबरी की है बिहार में का देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में, जिसमें एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। हाँ, प्रशांत किशोर उसमें अगर किसका वोट काटते हैं, अगर वो एनडीए का वोट काटते हैं तो एनडीए को नुकसान हो सकता है, और अगर इंडिया गठबंधन का वोट काटते हैं तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, एनडीए का संगठन आज इतना मजबूत है कि किसी भी मुद्दे पर वो आंदोलन करती है, आंदोलन को सत्ता तक पहुंचाती है, और आंदोलन का प्रभाव भी दिखता है, मीडिया में भी नजर आता है, आम लोगों में भी चर्चा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर बंद कर रही है और कोई भी संगठन कोई भी आंदोलन करती है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके विपरीत जैसे इंडिया गठबंधन का जो रैली हुई अभी, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, तो राहुल गांधी की यात्रा का भी प्रभाव है, प्रभाव रहा उनके जो समर्थक है उन्हीं के बीचों में, न कि एनडीए वोटर के बीच में। हाँ, एनडीए के वोटर के बीच में थोड़ा बहुत प्रभाव वहीं पर पड़ेगा जिनका वोट कट गया है, जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो उनको देखने में उनके पीछे चर्चा है कि सही लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो नाम तो कुछ लोगों का कटा ही है, 65 लाख लोगों का कटा है, तो उसमें से 5 लाख जेन्युइन भी कटे हैं, जेन्युइन लोगों का भी कटा है, तो उन लोगों के बीच थोड़ा प्रभाव पड़ा है कि हाँ गलत हो रहा है। कुछ लोग जीवित हैं, उनका नाम कट गया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया गठबंधन के समर्थकों का नाम कटा है, भाजपा समर्थकों का भी नाम कटा है। वोटर लिस्ट जो कटा है उसमें सभी लोगों का नाम कटा है, सभी लोग प्रभावित हुए, तो उसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रभाव अगर कहिएगा कि राहुल जी की यात्रा से बहुत ज्यादा प्रभाव वोट पर पड़ेगा, तो वोट पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, राहुल गांधी इतने दिनों तक बिहार में रहे और बिहार में यात्रा की, इससे कांग्रेस में तेजस्वी यादव के कंधे पर चढ़कर राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया है बिहार में, कांग्रेस के संगठन को मजबूती प्रदान की है, और उसका असर अब दिख रहा है बिहार में। कांग्रेस संगठन के तौर पर फायदा उसका मिलेगा, ऐसा आप कह रहे हैं कि संगठन के तौर पे कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है, और इस बात से लोग सहमत भी हैं। तो लेकिन अनामिका जी, मैं आपसे मेरा अगला सवाल है, और हम थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करते हैं कि दिल्ली में अमित शाह की बैठक हो रही है, चिराग पासवान के जीजा जी हैं अरुण भारती कह रहे हैं कि 43+ सीटें हम चाहते हैं। लोगों का एक सोच है, जो एक चर्चा भी है, कि अगर नीतीश कुमार 45 सीट पिछली बार हासिल करते हैं, उतनी सीटों पर चुनाव जीतते हैं, तो आप क्यों बराबर की सीट उनको देना चाहती हैं? क्या ये आरोप भी है कि क्या नीतीश कुमार से भाजपा डरती है? क्या आप महाराष्ट्र की तरह ऐसा समीकरण कुछ नहीं बना सकते हैं कि 10-20 उधर से सीट कम करें और चिराग पासवान की मांग पूरी कर दें? उनकी भी पार्टी तो एक बड़ी पार्टी है, 5 सांसद उनके पास, उनका भी एक वोट बैंक है। फिर मांझी जी को भी कुछ दे दीजिए, 4 विधायक उनके हैं, अभी उनके 2-4 और बढ़े। हर पार्टी की इच्छा होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने आपको लोकसभा चुनाव में झटका दिया भी था, सबके सामने है किस तरीके से 3-4 सीटों पर प्रभाव पड़ा। तो क्या आपकी पार्टी कभी ये मंथन इस तरीके का नहीं होता कि नीतीश कुमार की कुछ सीटें कम की जाएं, या एक डर है कि नीतीश कुमार को छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी? देखिए, ये एनडीए गठबंधन है, और एनडीए के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सभी परिवार की तरह हैं, और हम कार्यकर्ता भी, जितने भी सभी दलों के कार्यकर्ता है, सब एक परिवार की तरह है। हम महागठबंधन की तरह सिर फुटौल नहीं करते हैं, लठबंधन नहीं करते हैं। ये एनडीए का एक मजबूत पारिवारिक गठबंधन है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, सबकी विचारधारा एक है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि कई विधानसभा में, नहीं अनामिका जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको करूंगा, सबकी विचारधारा एक तो नहीं है। मांझी और चिराग तो एक दूसरे से दिखते हैं नाराज, साफ दिखता है, सबको पता है। ये मीडिया में चलाई हुई बात है। अरे वो खुद बयान देते हैं, विचारधारा को रख सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा है कि यहाँ ये फलाना सीट है, यहाँ से भाजपा लड़ेगी या जदयू लड़ेगा या हम पार्टी। हम एनडीए लड़ेंगे, और एनडीए मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, और विरोधियों को परास्त करेंगे। जिन्होंने बिहार को लूटने और बर्बाद करने का काम किया है, उन्हें हम रोकेंगे। इसलिए रोकेंगे कि इनके लिए न बिहार के सम्मान है इनके अंदर, न महिलाओं के लिए सम्मान है, न बहु बेटियों के लिए सम्मान है। ये दोनों ही परिवार है, ये कोई पार्टी नहीं है कांग्रेस और आरजेडी, ये तो परिवार की एक पार्टी है। पूरे परिवार को कैसे राजनीति में लाया जाए,
और अपना दम कम रखा जाए, इसकी राजनीति करते हैं भाई। और अरुण ये भारती जनता के जी लिए जो राजनीति 43 करते प्लस हैं। सीट मांग रहे हैं वो भी तो चिराग पासवान के परिवार ही है, मानती हैं इस बात को? तो ठीक है, वो मांग रहे हैं। क्या चिराग जी ने कभी बोला ऐसा? कभी आपने देखा है कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने हमेशा कहा है कि एनडीए चुनाव लड़ेंगे और हम 243, और हम भी बोलते हैं 243। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाहे किसी भी सीट पर किसी भी दल के लोग खड़े हो, उनको जिताना हमारा मकसद है। एनडीए के हर कैंडिडेट के लिए हम सभी घटक दल मेहनत करेंगे, यही तय हुआ है। और हम में कोई सामंजस्य नहीं है, एकदम क्लियर है। सभी शीर्ष नेतृत्व अभी दिल्ली में बैठे हैं, आपके सामने होगा। हमारे अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, एकदम मैं क्लियर कर रही हूँ इस बात को। मांझी के बयानों में विरोधाभास दिखता है, मैंने सुना भी है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि वो कहते हैं कि गया में कि उपचुनाव किस तरीके से चिराग पासवान ने गड़बड़ किया। अपने पार्टी के लिए मांग करना कोई गलत नहीं है। नहीं, चिराग पासवान पे वो कटाक्ष करते हैं, डिमांड रख रहे हैं, लेकिन जब तय होगा तो परिवार की तरह टेबल पर बैठ के तय होगा और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कोई किसी का अपमान नहीं करता हमारे यहाँ। जिस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस में होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं करता है। नदीम जी, इनका कहना है कि आपके यहाँ सिर्फ फुटबॉल है, लड़ाई होती है, इनके यहाँ सब बढ़िया है। इनका कहना है कि आपके यहाँ सिर्फ फुटबॉल, और ये क्या आप लोग मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, वो भी 50 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, गजब डिमांड है। और ये चीज़ें आप लोगों को कैसे लगता है, कैसे बैलेंस करेंगे आप लोग? कैसे मुकेश सहनी को देंगे? और फिर आपके यहाँ तो जिस तरीके से लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, और आपकी पार्टी का क्या होगा? 90 सीट क्या मिलता दिख रहा है? क्या चर्चा है आपके यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकजुट है। आपने इस यात्रा में भी देखा होगा कि जितने दिन यात्रा चली, महागठबंधन के सभी बड़े नेता उसमें शामिल थे। और हमारे यहाँ सीटों को लेकर के कोई सिर्फ फुटबॉल भाजपा और जेडीयू और उनके सहयोगी जैसा नहीं है। समय आज बहुत नजदीक है, हम सब लोग बैठ करके सीटों का बंटवारा आराम से करेंगे। इसके लिए भाजपा वालों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर पहले संभाल लें। हमारे यहाँ ऐसा सीटों को लेकर के हमारे कोई सही है। तो सर, कांग्रेस से भी किसी को डिप्टी सीएम बनाने की प्लान है? मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम लगातार मांग रहे हैं, तो कांग्रेस को भी कुछ मिलना चाहिए और लेफ्ट की पार्टियों को भी कुछ। यहाँ डेमोक्रेसी काम करती है, लोकतंत्र काम करता है। जब सारे विधायक चुन करके आएंगे, वो विधायक दल का नेता चुनते हैं। हम लोग पहले से दिल्ली से बैठ करके एक आदमी का चेहरा ला दिया गया, 1-2 लोग सरकार हमारे यहाँ नहीं चलाते। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जब हमारी पार्टी के इंडिया गठबंधन के सारे विधायक जीत करके आएंगे, वो जिसको विधायक दल का नेता गठबंधन चुनेंगे, राहुल जी तय कर दिए वही होगा, और आरजेडी में जो लालू जी तय कर दिए वही होगा। क्या लोकतंत्र है? कोई आपके यहाँ क्या लोकतंत्र है? अमित शाह जी जो कहते हैं वही आपका तंत्र होता है। पूर्णतः परिवारवाद है आपके यहाँ, कोई लोकतंत्र नहीं। चिराग जी का क्या है? उनमें परिवारवाद नहीं है। आपके यहाँ जो गृह मंत्री आपके हैं, उनके बेटे को मिल गए। आपके जो राजनाथ जी हैं रक्षा मंत्री, उनके बेटे कैसे विधायक बन गए? एक ही लोग हरियाणा से आते हैं जो गोली मार के नेता है, वो किनके पुत्र हैं? ऐसे हजारों उदाहरण है। परिवारवाद पे राग नहीं लीजिए। अरे आप पहले अपना झांकिए ना, हमारा क्या झांकते हैं? आप अपना देख लीजिए। ठीक, आप बताइए ना, किस आधार पे आप बीसीसी और बीसीसी का चेयरमैन किस आधार पे बनाए थे? पास किया था? कौन सा एग्जाम पास करके, कौन सा आप तो शुरुआती दौर से परिवार इंडिया जी के पार्टी रही है। क्या बना देती हैं? परिवारवाद आपके यहाँ नहीं दिखता है। आपके यहाँ परिवार टैलेंट है। कौन सा टैलेंट आपके यहाँ? टैलेंट की फैक्ट्री है आपके यहाँ क्या? परिवारवाद का मुझे लगता है जवाब न तो बीजेपी के पास है न तो कांग्रेस के पास है। हर बार हर डिबेट में ये चीजें हो जाती हैं, और दोनों का समस्या ये है जो कि समस्या बनी हुई है। इस समस्या पर हम थोड़ा सा अलग जाएंगे, राम बंधु जी के पास जाएंगे। राम बंधु जी, परिवारवाद अगर किसी में टैलेंट है, कोई राजनीति में आता है, कोई किसी क्षेत्र में जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए नदीम जी, ठीक है, राम बंधु जी के पास जाएंगे। राम बंधु जी,
ये टेक्निकली कैसे हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी और उनके नेता, जो आपने देखा किस तरीके से सांसद जी हैं, उन्होंने डिमांड किया 43+ सीटें हमको चाहिए, या उसके प्लस में जो भी है उस पर हम बात करेंगे। टेक्निकली ये कितना सही हो सकता है? दूसरी चीज ये है कि क्या बीजेपी जदयू की कुछ सीटें कम करने पे विचार कर सकती है, या फिर एक डर है? जो सवाल मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछा, उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। जाहिर सी बात है कि वो उनका शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा, इस पर कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपसे हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को उतनी सीट देना संभव है या 30+ सीटें देना संभव है? क्या गणित बन सकती है अगर बात करें कि जो गणित बन सकती है समीकरणों पे? देखिए, चिराग पासवान को 30 से अधिक सीटें देने की जो बात है, ये तभी संभव है जब जदयू या बीजेपी की सीटें 100 से कम मिले, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। पहली बात ये कि आपका एक सवाल था कि क्या बीजेपी जदयू को भी कम सीटें लेने के लिए कह सकती है। मुझे लगता है कि जदयू एक ही सीट सही, लेकिन वो बीजेपी से ज्यादा लेगी। वो प्रतीकात्मक तौर पे बीजेपी से ज्यादा लेगी, भले ही वो सीटें एक ही क्यों ना हो। वो और ये रिस्क बीजेपी नहीं लेगी, क्योंकि ये बात भी समझने वाली बात है कि दो ही चेहरे हैं एनडीए के पास इस चुनाव में, जिसमें एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और दूसरे नीतीश कुमार हैं, जो बहुत ही अहम किरदार है। नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है वो कमोबेश आज भी उन्हीं तक है। उसमें महागठबंधन की ओर से कोई सेंधमारी जैसी दिखती नहीं है जमीन पे। तो नीतीश कुमार के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ होता है, एक मैसेज जाता, एक तरीके की बातें तो मीडिया में चलती रहती हैं कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या जदयू को बीजेपी हैंडल बाद में कर लेगी या नहीं कर लेगी। ऐसे में अगर बीजेपी से उसे कम सीटें आती हैं तो ये मैसेज और भी जाएगा समाज में, और उससे वोट ट्रांसफर का एक खतरा हो सकता है कि जदयू, जैसे कि पिछले चुनाव में भी जदयू के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, बीजेपी के उम्मीदवारों का आरोप था कि जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो अगर ऐसा बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं जदयू की अपेक्षा, तो फिर वोट ट्रांसफर में भी परेशानी होगी। मुझे लगता है कि जदयू को सीटें मिलेंगी वो बीजेपी से एक ही ज्यादा हो, लेकिन होगी ज्यादा। और वो मुझे लगता है कि बीजेपी 100 या 101 सीट ले, जिस तरह की बातें मीडिया में आई थी, और उससे एक सीट ज्यादा जदयू ले। 100 सीटों से कम बीजेपी नहीं लेगी और 100 सीटों से कम जदयू भी नहीं लेगी। और हो सकता है कि चिराग पासवान को कोई और ऑफर आए, जैसे कि एक चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान जी की जो मां है उन्हें क्या राज्यसभा में भेजा जाए। तो जरूरी नहीं कि वो जो उनका जो डिमांड है वो केवल विधानसभा सीटों तक ही हो या उसी के जरिए सुलझाया जाए, अन्य दूसरी तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। और उसके मुझे लगता है कि जो 40 सीटें हैं उसी में उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उन लोगों का बंटवारा होगा। या फिर जो घटक दल है, जैसे चिराग पासवान है, वो बीजेपी के खेमे में कर दिया जाए, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतनराम मांझी हैं, वो जदयू को दे दिया जाए और पूरे सीटों को आधी आधी बांट ली जाए। अब ये बीजेपी ये तय करें कि उनके हिस्से की जो 243 की जो आधी सीटें उनको मिलेंगी उसमें वो चिराग पासवान को कितना दे, और वहां पे ये नीतीश कुमार तय करें कि उपेंद्र कुशवाहा या मांझी को कितना सीटें दें। तो जो 3 पार्टियां हैं वो इस तरीके से भी उनको उनका समाधान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 3 पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, ये लोग 40 के ही इर्द गिर्द रहेंगे और बीजेपी 100 के आसपास, और उससे ज्यादा एक सीटें ही कम, 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन उससे ज्यादा सीटें जदयू लेगी। ठीक, संतोष जी के पास चलेंगे। बिहार में संतोष सर, बिहार में जो चल रहा है अभी, आपने रामबंधु वत्स जी को भी सुना कि जदयू ज्यादा सीट लेगी, एक सीट ही सही। क्या लगता है आपको कि जदयू और नीतीश कुमार का जो प्रभाव है, आरोप लगातार लग रहे हैं, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की सही नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उनकी पार्टी तटस्थ है पूरी तरीके से। आप इस बात को मानते हैं क्या जदयू उतनी ही मजबूती स्थिति में है, डीलिंग करने की स्थिति में या बात करने की स्थिति में, कि जितनी पहले हुआ करती थी कि हाँ हम इतनी सीट लेंगे और हमारा दावा मजबूत है, हम बीजेपी से कहीं भी कमजोर नहीं है? अभी वर्तमान कंडीशन में पॉलिटिकली कितनी स्ट्रांग है जदयू? देखिए, नीतीश कुमार जी पर उम्र का प्रभाव भले पड़ गया है,
लेकिन एक कहावत है कि हाथी पर बैठा हुआ भी रहता है तो लाखों का रहता है। नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वही उनकी ताकत है। भले वो मृत्यु शैया पे भी लेटे रहेंगे ना कहीं भी, तो उनका वोट बैंक उन्हीं को, जहां नीतीश जी रहेंगे वहीं वो वोट जाएगा। यही वो ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर करती है। और कितना भी लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, पागल हो गए हैं, ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं, कुछ भी कोई बोले, लेकिन उम्र का प्रभाव निश्चित तौर पर नीतीश जी को है। और नीतीश जी पहले जो भूल जाते हैं, भूलने की आदत हो गई है, उम्र का प्रभाव है। उम्र के प्रभाव के साथ घर में जो बच्चा उनके साथ रहता है वही काम ज्यादा करवाता है। मजबूरी हो जाती है उम्र के साथ। लेकिन आज भी नीतीश जी डिसीजन के मामले में जो डिसीजन जब सुबह उठते हैं और जो डिसीजन लेते हैं वो मानना पड़ता है। भले ही आज संजय झा हो, ललन सिंह हो या अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, भाजपा विचारधारा के लोग भले उनके साथ चारों तरफ से गिर गए, लेकिन आज भी नीतीश कुमार ज्यादा सीटें भाजपा से, सही बंधु जी ने कहा है कि भाजपा से वो एक सीट ज्यादा ही लेंगे, भाजपा से कम सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तय है। और नीतीश जी जहां रहेंगे उसको 15% वोट जो नीतीश कुमार का है, महिलाओं का वोट है, अति पिछड़ा समाज का वोट है, और नीतीश जी ने जो डेवलपमेंट काम किया है, डेवलपमेंट वर्क का, वो वोट नीतीश जी के साथ है बिहार में। और जहां रहेंगे उसको, आपने देखा होगा कि 15 के चुनाव में नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गए, फिर सत्ता में आ गए, भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गए तो भाजपा के साथ 30 सीट जीत गई। अगर इन्हीं नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो बिहार में आप जान लीजिए भाजपा को 10 सीटों से ज्यादा नहीं आ सकती थी, एनडीए को, जान लीजिए। तो नीतीश जी का वोट बैंक है, इसलिए नीतीश जी जो चाहेंगे बिहार में वही होगा। कितना भी संजय झा कुछ भी कर ले, लेकिन भाजपा से ज्यादा सीट ही नीतीश जी लड़ेंगे, कम सीट पर लड़ने की संभावना नहीं है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो फिलहाल जो बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ये है कि सीट शेयरिंग पे बातें चल रही हैं। एक अंतिम बार ले लेते हैं सबका बयान, अनामिका पासवान जी के पास चलेंगे। अनामिका जी, फिर आप लोगों की क्या तैयारी है कल बिहार बंद को लेकर, और आप लोग क्या ये माना जाए कि पूरे प्रदेश के लेवल पे आप लोग बिहार बंद करने वाले हैं? और बिहार बंद में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार बंद में, बिहार बंद मतलब क्या, दुकानें बंद करना चाहते हैं, सड़क बंद करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बिहार बंद का? थोड़ा सा परिभाषा बताइए। देखिए, बिहार में 4 सितंबर को यानी कि कल जितने भी मातृशक्ति और नारी शक्ति है, जो भी एनडीए गठबंधन के घटक दलों की महिलाएं हैं, वो सभी सड़क पर होंगी। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हम बिहार को बंद रखेंगे। इसमें हमने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, जैसे हॉस्पिटल हम नहीं रोकेंगे, रेल नहीं रोकेंगे, नेशनल हाईवे नहीं रोकेंगे, लेकिन जितने भी दुकान है, प्रतिष्ठान है, उन सभी को हम बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा वो साथ दे। एक माँ का अपमान हुआ है, उसका प्रतिकार करते हुए हम बिहार को बंद का ऐलान किए हैं, हम सभी महिलाओं ने। और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ हमें बिहार के भाइयों का भी साथ मिलेगा, क्योंकि उनकी भी माँ होती है और हर माँ का सम्मान सर्वोच्च है। ईश्वर के समकक्ष हम माँ को मानते हैं और माँ का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से कहना चाहते हैं कि जब तक आपके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी सभी के सामने आकर माफी नहीं मांग लेते हैं, हम महिलाओं का, हम बहनों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, वह रुकेगा नहीं। ठीक। नदीम जी, आपके पास मैं आ ही रहा था बस। क्या जवाब देंगे आप? जिस तरीके से बिहार बंद बुलाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील किया और अमित शाह की बैठक हो रही है, आपकी पार्टी इसका जवाब में क्या बोलना चाहती है? आप उसको संक्षिप्त में बताइए। जवाब सवाल की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जो इस गाली की बात की जा रही है कांग्रेस के मंच से, जो आप कह रहे हैं, उसकी भर्त्सना हम पहले भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन इस जो यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा के डर से, जिस चुनाव चोरी, वोट चोर जिसको हम लोग कह रहे हैं, जो वोट चोरी हो रही थी, उसका जवाब इनके पास आज तक नहीं है। अब एक गाली का
जो मुद्दा है इन्होंने प्लान किया इसका है। जवाब तो अनामिका जी जनता देगी बोलने ना, दीजिए, उसको बार बार छोड़ मत के क्यों इंटरप्ट करिए। चिंता करते हैं नदीम? अनामिका जी इनको बोलने दीजिए, नदीम जी को बोलने हाँ, दीजिए। मुझे नहीं आता है आपके साथ बोलना, लेकिन हाँ। हम लोग पार्टी के नहीं हैं। आप बोल रही थी, मैं बिल्कुल चुप सुन रहा था। ठीक। आप भी सुनने का थोड़ा सा मद्दा रखिए, सिर्फ बोलने से हाँ, नहीं तो होता गलत है। मत बोलिए ना। नहीं आप बहुत सही बोल रही थी क्या? मैंने ठीक क्या है, बोला? बोलिए बोलिए नदीम जी मैंने तो बोलिए, अपनी जो मांगे हैं वो रखी है। नदीम जी बोलिए, नदीम जी बोलिए। क्या मान छोड़िए, अभी आप चुप रहेंगी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। हम्म। मैं ये कह रहा था कि जो 16 दिनों से जिस मुद्दे को लेकर के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे बिहार में जो भी जिला से वो गुजरे और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, इस मुद्दे का कोई जवाब एनडीए और भाजपा के पास नहीं है। इसलिए उन्होंने एक कांटेड तरीके से एक मुद्दा लाया और गाली का बात किया जाएगा तो एक पूरी किताब लिखी जाएगी। भाजपा का जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने खुद ही कहा था आकर के सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे कि मेरे पास गाली का डिक्शनरी है। हमसे भी बड़ा गाली किसी को आता है तो गालीबाज तो ये लोग हैं के पास डिक्शनरी है। आप नहीं जानेंगे, ये लोग डिक्शनरी वाले हैं जो गाली का डिक्शनरी बनाते हैं। हम लोग तो पहले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी सिर्फ पढ़े थे, ये गाली का डिक्शनरी है। इसलिए ये गालीबाज नेताओं की पार्टी है, इनसे हम लोग गाली की कंपटीशन कभी नहीं जीत सकते हैं। ये हमेशा यही जीतेंगे गाली दे करके। गाली ठीक। देने का जो परंपरा इन्होंने शुरू किया है वो इन्हीं को खत्म करना पड़ेगा। और रहा सवाल कल बंद का, कोई जनता के ऊपर असर नहीं है। जनता जान गई है कि ये वोट चोर सरकार है, वोट चोरी से ये सरकार बनती है, वोट चोरी से ये सरकार आती है। इसका प्रमाण आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिंदुवार तरीके से दिया है। और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हमारे नेता ने कहा है कि एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम आने वाला है। उस बम के बाद ये हाँ, लोग देख कहीं लेंगे नहीं आपके दिखेंगे। हाइड्रोजन बम को भी, एटम बम को भी देख लेंगे। देखा है, आप क्या हाइड्रोजन बम देखिएगा, को भी अभी देखेंगे। जो पहले का आपके ऊपर जो बम फटा है ना, उसका तो जवाब आपके पास है नहीं। कोई तो बम गाली का नहीं है, आप अपनी चिंता करिए। गाली का रोना जो लोग नहीं बूथ चलेगा। लूटते थे जनता जान आज गई है, वोटर आप वोट अधिकार की चोर बात हैं, करते हैं। वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। बूथ लूटने वोट वाले चोर- लोग वोटर हमने अधिकार कहा की है, बात करते दावा हैं। किया, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर को गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। वो तो आपको जनता जवाब देगी ना। अगर हमने वोट चोरी की होती तो कई राज्यों में आपकी सरकार नहीं होती तरीके से जो चीज को दिखाई है और उसका जवाब आपके है आपके विधायक पास। और सांसद नहीं होते सदन में। आपके पास कोई जवाब नहीं अगर है। हमें वोट चोरी ही करनी होती तो हम एक भी आपका क्यों वोट सांसद चोरी बनने किए नहीं थे? देते, क्यों वोट चोरी किए थे? एक भी प्रधानमंत्री का सांसद जो पार्लियामेंट में पहुंचने नहीं देते। 1.5 घंटे तक क्यों उनका अपडेट बंद रहा? इसकी जवाब दीजिएगा। क्यों नहीं वीडियो आप बताइए ना, कुछ राज्यों में कैसे आपकी सरकारें हैं भाई, कैसे आपकी सरकार बनी हुई है? सरकार है आपकी सरकार, वोट चोरी से बनी महागठबंधन की है। सरकारें अब ये कुछ नहीं राज्यों में चलेगा। कैसे बन गई जब सारा वोट हमारे पास है? चलिए कोई ठीक। वोट नहीं, दीजिए ना आप जवाब। वोट चोर हैं, वोट चोर हैं, ठीक। वोट चोरों की पार्टी है। किस वोट वोट की चोर बात कर रहे हैं आप? चलिए। भूल गए? आप चलिए नहीं राम जवाब खत्म करते हैं अब कल बात करेंगे अब इस पे। राम बंधु जी आप एक अंतिम प्रतिक्रिया अपनी दे दीजिए कि गाली पे ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना बयान दिया, अपना दुख था, पीड़ा था, उन्होंने व्यक्त किया। बिहार बंद करना और उसके आगे जो घेराव की जो प्लानिंग चल रही है, इनका आरोप यह है कि यात्रा से डरे हुए हैं या यात्रा के जवाब में चीजें करें। क्या लगता है कि जो ये पॉलिटिकल ये प्रयास है, जो प्रयास यात्रा के जवाब में ही दरअसल दिया जा रहा है, गाली के जवाब तो एक बहाना है? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जो महागठबंधन की रही है, बीजेपी उससे डरे न डरे, लेकिन महागठबंधन का इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो है। महागठबंधन का अगर महत्वपूर्ण मुद्दा देखेंगे तो बेरोजगारी, पलायन, जिस विषय पे वो बोल रहे थे, उन सबों से कहीं आगे बढ़ करके उन्होंने ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। तो महागठबंधन का जो प्रमुख मुद्दा है, इसका जवाब बीजेपी प्रधानमंत्री जी की मां की जो गाली दिया गया, इसके जरिए करेगी। वो चाहेगी कि ये लोगों को बताए कि महागठबंधन की जो सरकार है वो अति पिछड़ी जाति की महिला को गाली दिया गया, महिलाओं को गाली दिया गया, इस रूप में वो समाज को ब्रीफ करने की कोशिश करेगी। और अगर बीजेपी इसमें सफल होती है तो निश्चित तौर पे इसका असर दिखेगा। देखिए, वोट में दिखे ना दिखे, लेकिन अभी जो उनकी यात्राएं समाप्त हुई 1 सितंबर की, तो उससे जो भी प्रभाव जनता पे जो भी पड़ा होगा, उसकी तो लिपापोती हो जाएगी।
ठीक। और इसी बहाने बिहार बंद भी होगा, बीजेपी को भी भीड़ जुटाने का एक मौका मिलेगा। हाँ ठीक, संतोष जी के पास चलेंगे। अंतिम प्रक्रिया सर कि क्या ये जो गाली है, गाली का मुद्दा वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी जैसे आरोपों पर भारी पड़ने वाला है? क्या ये अपील ज्यादा मजबूत अपील है? कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी हमेशा गाली शब्द को लेकर बहुत भंजाने का प्रयास करते हैं। आप हर चुनाव के समय देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी, मैं पिछड़ा हूं, मुझे गाली देते हैं। प्रधानमंत्री मुझे हमेशा, प्रधानमंत्री जैसे पद पर व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। और वो गाली शब्द का उपयोग करना, मतलब मुझे लगता है कि वो केवल वोट की राजनीति करते हैं और हर मुद्दा को भंजाने का प्रयास करते हैं। और इस बार भी जो गाली की बात आई है सामने, जबकि उस सभा में जैसा कहा जा रहा है कि न राहुल गांधी थे न तेजस्वी यादव, सबके निकलने के बाद कुछ ने गाली दी तो उस पर गिरफ्तारी भी हुई, कार्रवाई भी हुई। तो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाता है और हर चीज को वोट से जोड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इसको भी वोट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत एक बंद का आह्वान किया गया है और इसे वोट से जोड़ करके, और जो यात्रा में जो भीड़ जुटी है और जो एक लोगों के बीच एक माहौल थोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है, कांग्रेस को थोड़ी मजबूती हुई है, तो उसे दबाने के लिए, उसे ध्यान हटाने के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है गाली का। और गाली को मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और हमेशा, मतलब आप जानते होंगे, हमेशा ये करती रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग। हर चुनाव में, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या किसी भी स्टेट का चुनाव हो, तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली का मुद्दा जरूर बनाते हैं, जाति का मुद्दा जरूर बनाते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, मैं गरीब हूं। और ये दुखड़ा हमेशा उनका रहता है और एक संदेश देते हैं और देने का प्रयास करते हैं, जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास किया जाता है। और इस बार भी वही प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा, सहानुभूति लेने का प्रयास किया जा रहा है। और कहां तक इसमें सफल होंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन यह प्रयास एक अच्छा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वोट की राजनीति में सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लोगों को गोलबंद करने का प्रयास करते हैं और कोई भी मुद्दा हो उसे भंजाने से पीछे नहीं हटते। ठीक, चलिए संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनामिका जी, नदीम जी और राम बंधु जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बिहार में जो मुद्दा है गाली, बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा कांग्रेस पर, आरजेडी पर कितना हावी होगा और इसका प्रभाव बड़े लेवल पे बिहार में कितना पड़ेगा, बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा, ये देखना होगा। गाली प्रधानमंत्री मोदी को या मां को, जाहिर सी बात है कि गलत है, और लेकिन इस मंच से, जिस मंच से दिया गया गाली, उसके लिए आरजेडी और कांग्रेस का अपना एक पक्ष है। उस पक्ष से आप कितना सहमत हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से कितना सहमत हैं, इन सब पे अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।